आज का हमारा टॉपिक है चेक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से आपको पता है कि 3 टाइप के आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेनली जो है वो 3 टाइप के हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसिंग नोट एंड चेक। चेक जो है हमारा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम कई बार जो चेक इशू करते हैं, हमें किसी को पैसे देने हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं, तो हमें इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले चेक है क्या? ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है रिटर्न में जो एक कस्टमर अपने बैंक को देता है और रिक्वेस्ट करता है बैंक को कि ऑन डिमांड एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो उस पर्सन को दे जिसका नाम जो है चेक में लिखा है, और टू द बेरर और टू द ऑर्डर। तो बेसिकली एक अनकंडीशनल ऑर्डर जिसमें हम अपने बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस पर्सन का नाम चेक में लिखा है उस पर्सन को एक फिक्स अमाउंट जो पेमेंट उसको करनी है जितने की भी, वो जो है एक स्पेसिफिक ऑन डिमांड जो है वो पे किया जाए। बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ चेक। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक जो है हम पढ़ेंगे। चेक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ओपन चेक एंड क्रॉस चेक। ओपन चेक यानी बिरर चेक और ऑर्डर चेक। ये दोनों चेक जो है पेबल ओवर द काउंटर होते हैं, यानी जब किसी पर्सन को पेमेंट चाहिए होती है उसे चेक दिया जाता है तो वो पर्सन सीधा बैंक के पास जाता है और काउंटर पर चेक देकर अपना पैसा जो है ले लेता है। इसमें जो है इन दोनों टाइप ऑफ जो हमारे चेक हैं जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा था, और उस रिस्क को कम करने के लिए आपका एक थर्ड टाइप ऑफ चेक जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक जो बेसिकली मेन पर्पस है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, और इसमें हम ओवर द काउंटर जो है वो चेक को डिपॉजिट नहीं करा सकते। उसमें हम एक बैंकर के थ्रू ही चेक जो है वो डिपॉजिट होता है और पेमेंट भी एक बैंकर को ही मिलती है। तो ये कुछ हमारे मेनली जो है हमने क्लासीफाई किया है वो है हमारे ओपन एंड क्रॉस चेक, जिसमें बिरर चेक हम पढ़ेंगे, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, और उसके बाद भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है और डिफरेंट टाइप ऑफ चेक जो है आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चेक। सपोज ये 2 पार्टी है हमारी ए और बी। ए और बी जो 2 पार्टीज हैं, बी ने ए को क्रेडिट सेल की है 20,000 की और ए को बी को पेमेंट करनी है। ए आपका डेटर है और बी आपका क्रेडिटर है। ए का अकाउंट है सपोज करो SBI बैंक के अंदर है। ए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद 2 मंथ 3 मंथ के बाद बी को चेक देगा। तो सबसे पहले हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका बियरर चेक। बियरर चेक यानी कौन सा चेक होता है? ए चेक विच इज़ पेबल ओवर द काउंटर एंड व्हेन द नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक। पे बेसिकली वो पर्सन जिसको पेमेंट रिसीव होनी है। ये वो चेक होता है, ये आपका एक चेक का स्पेसिमेन है जिसमें स्टार्टिंग में आपने देखा होगा पे, यहाँ पे पर्सन का नाम लिखा जाता है, अमाउंट लिखी जाती है, यहाँ पे 20,000 है, डेट, यहाँ पे अकाउंट नंबर, नीचे कुछ छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे साइन जिस पर्सन ने चेक बनाया है जिसे हम ड्रॉयर कहते हैं उसके साइन होते हैं। तो बियरर चेक बेसिकली वो चेक होता है जिसमें सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, साइन भी होंगे, अकाउंट नंबर भी लिखा होगा, अमाउंट भी लिखी होगी, डेट भी लिखी होगी, बट किसको ये चेक पे करना है वो कॉलम जो है आपका वो खाली होगा, वो ब्लैंक होगा। इस चीज़ में काफ़ी रिस्क है। रिस्क क्यों है? क्योंकि अगर ए ने बी को दिया, बी को भी सपोज बी को भी जो है जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं कि ए ने को बी को देना था, बी को आगे किसी सी को देना था, तो क्या होगा? बी जो है वो सी को हैंड ओवर कर देगा, सी अपना नाम लिख देगा, पी पे सी, या फिर पे सेल्फ यानी मुझे पे करो 20,000 रुपीज़। और जो एक चेक है उसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ होती है। पहले आपकी 6 मंथ थी और अब 3 मंथ है। तो 3 महीने के अंदर जो है आप इसको बैंक में डिपॉजिट कराकर अमाउंट जो लेते हैं। तो बियरर चेक बेसिकली वो चेक होता है जिसमें जिस पर्सन को पे करना है उसका नाम जो है वो मेंशन नहीं होता, पे का नाम मेंशन नहीं होता। तो इसको आप आगे फर्दर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो, पर इसमें रिस्क ये है कि अगर इन केस ये चेक जो है वो लॉस
ए और बी दो पार्टीज थी हमारी। ए को बी को पेमेंट करनी थी, तो ए वो पर्सन है जो चेक बनाया कि उसको पेमेंट करनी है, तो इसको हम कहेंगे ड्रॉयर ऑफ द चेक। बी पे हो गया क्योंकि इसको पेमेंट रिसीव होनी है। और ये सपोज एसबीआई, मैंने एग्जांपल लिया था कि ए का जो अकाउंट है वो एसबीआई अकाउंट में, तो इसमें आपका आ गया ड्रॉई बैंक। तो बी ए क्या करेगा, चेक देगा बी को। बी जो है जो तभी भी जा सकता है विद इन 3 मंथ, जो हमारा टाइम पीरियड होता है, कभी भी जाके बैंक के पास जाके पेमेंट ले सकता है। तो बी चेक लेके जाएगा और अपनी आईडी लेके जाएगा और वो एसबीआई में जाकर बैंक को कहेगा कि भाई ये है चेक और ये इसको जो है मेरे नाम पर जो है अमाउंट पेमेंट कर दो। तो वो भी सेम है, ओवर द काउंटर जो है वो उसको पेमेंट दे दी जाएगी। इसमें भी सेम आपका रिस्क है। तो ये दोनों चीज़ है, पर इसमें डिफरेंस ये था कि बिरेर वो चेक उसमें ज़्यादा रिस्क था क्योंकि उसमें अमाउंट जो नेम है जिस पर्सन का वो चेक है वो मेंशन नहीं है, लेकिन ऑर्डर चेक में आपका नाम जो है वो मेंशन होता है। ये दो टाइप के थे, बिरेर यानी जिसके पास आएगा वो उसको ले लेगा, और दूसरा ऑर्डर। इन दोनों के रिस्क को कम करने के लिए एक थर्ड टाइप ऑफ चेक जो आया उसे हम कहते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइंस ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस हम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक ड्रॉ करते हैं। ये एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है ड्रॉयर यानी जिस पर्सन ने चेक बनाया है बैंक को, कि पेमेंट जो है वो बैंकर के थ्रू ही कलेक्ट की जाएगी, ओवर द काउंटर कलेक्ट नहीं की जाएगी। ये मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्सन आपके पास आएगा और आप उसको पेमेंट कर दोगे, नहीं। ये तभी पॉसिबल होगा जब कोई बैंक के थ्रू आप कोई चेक रिसीव हो रहा है, तब आप उसको वेरीफाई करके फिर बैंक में ही जो है जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करोगे। सीधा डायरेक्टली आप किसी पर्सन को अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करोगे। सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका क्रॉस चेक आए, इसे हम और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ए ने, जैसे हमें पता ही है, ए ने बी को पेमेंट करनी थी, ए ने चेक ड्रॉ किया बी को। ए ड्रॉयर है, बी पेई है। एसबीआई जो बैंक जिसमें ए का अकाउंट है, अब बी के पास जो है वही वो जाता है डायरेक्टली। इसमें पॉसिबल ये बी जब एसबीआई के पास गया तो एसबीआई बैंक के एक एम्प्लॉय ने कहा कि भाई डायरेक्टली आपको पैसा नहीं मिल सकता, आप अपने बैंक से जाओ, आप अपने बैंक के थ्रू ये चेक हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कराओ, उसके बाद जो है आपके अकाउंट में पैसा आएगा और आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर बी जो है अपने बैंक के पास जाता है। सपोज़ बी का अकाउंट जो है वो पीएनबी में, बी जो है पीएनबी के पास जाता है। पीएनबी क्या है, कलेक्टिंग बैंक, वो बैंक जिसे चेक की अमाउंट रिसीव होगी। बी ऐसे जब बैंक के पास गया तो बैंक के एम्प्लॉय ने कहा कि भाई आप जो है अपना चेक डिपॉजिट करा दो, हम आगे से क्लियर करवा के आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट करवा देंगे। जैसे आप देख रहे हैं पैसे जो हैं वो बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो बी जो है वो चेक डिपॉजिट करके आ जाता है। पीएनबी बैंक क्या करता है, उस चेक को रिसीव करता है, क्लियरिंग हाउस देता है, क्लियरिंग होती है चेक की। 2-3 दिन लगते हैं चेक की अमाउंट को अकाउंट में ट्रांसफ़र होने से। क्यों? क्योंकि आरबीआई के क्लियरिंग हाउसेस होते हैं जहाँ पर वो चेक वेरीफाई होता है, क्योंकि आरबीआई के पास सभी अकाउंट्स की जो है अकाउंट नंबर की डिटेल होती है कि भाई क्या सच में ये जो चेक है वो ए ने दिया, ए के नाम से दिया गया, और बी का जो अकाउंट नंबर है डिटेल्स दे रखी हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो चेक होती हैं। उसके बाद क्लियरिंग होने के बाद वो एसबीआई के पास जाएगी, वो चेक जो है वो एसबीआई के पास जाएगा, वो भी चेक करके फिर वो जो है वो चेक जो है वो पीएनबी को ट्रांसफ़र कर देगा। यानी पीएनबी में जो बी का अकाउंट नंबर होगा उसमें अमाउंट जो है सपोज 20,000 थी, तो 20,000 जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। अब बी जो है वो अगर उसको पैसे चाहिए होंगे तो वो क्या करेगा, वो एक विड्रॉल फॉर्म फिल करेगा और उससे अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। तो ये सिक्योर सिस्टम है जिसमें डायरेक्टली बी को, जब वो एसबीआई गया था तब पेमेंट रिसीव नहीं हुई थी, उसको पेमेंट रिसीव हुई उसके बैंक के थ्रू, उसके बैंक में जो अकाउंट है वहाँ पर पैसा जो है वो डिपॉजिट हुआ। तो ये है आपका क्रॉस चेक, जहाँ पे हम लेफ़्ट कॉर्नर में इस तरफ 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं टू इंश्योर कि जो है ओवर द काउंटर जो है पेमेंट नहीं की जाए। इसके 2 टाइप्स हैं, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया था
इस प्रोसेस में 2 या 3 दिन लगते हैं कि भाई क्लीयरिंग हाउस जाता है, उसके बाद जो ए के बैंक में जाएगा, फिर ए का बैंक जो है वो पीएनबी यानी बी के बैंक को में अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस प्रोसेस को, इस टाइम को कम करने की कोशिश की गई। उसे हम कहते हैं ट्रंकेटेड प्रोसेस। यानी जो चेक फिजिकल फॉर्म में पीएनबी से पहले आरबीआई के क्लीयरिंग हाउस में गया, उसके बाद एसबीआई में गया, वो अब स्कैन फॉर्म में गया ताकि टाइम बचा सके। एक आप पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो कोई चीज़, एक आप मेल के थ्रू भेज रहे हो, तो आपका टाइम सेव हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर पीएनबी क्या करेगा, उस चेक की कॉपी को स्कैन करेगा। स्कैन कॉपी ही आपका आरबीआई के पास क्लीयरिंग हाउस में, जो आरबीआई का क्लीयरिंग हाउस होते हैं अलग अलग जगह पर, वहाँ पर भेजेगा। वही स्कैन कॉपी एसबीआई के पास जाएगी और वही वेरीफाई करके स्कैन कॉपी वो पीएनबी के पास भेजेंगे। तो बेसिकली ये है कि फिजिकल फॉर्म में जो भेजने में टाइम बचता था, आई मीन टाइम लगता था, वो हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज़ बेसिकली एक चेक है जिसमें हम स्कैन इमेज जो है वो करते हैं, स्कैन इमेज सेंड करते हैं। अब ये स्कैन करके कौन भेज सकता है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कलेक्टिंग बैंक की है कि इनके पास चेक है, ये स्कैन करके भेज। अगर इन्होंने नहीं किया तो जो क्लियरिंग हाउस है ये भी स्कैन करके आगे भेज सकते हैं। अगर इन्होंने भी स्कैन नहीं किया तो एसबीआई के पास फिजिकल फॉर्म में चेक गया, लेकिन अगर एसबीआई चाहे तो स्कैन करके उसकी कॉपी जो है वो पीएनबी को सेंड कर सकती है। यानी तीनों के पास ये राइट है कि अपने अपने लेवल पर वो चेक को स्कैन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कम करने के लिए ही हम स्कैन कॉपी सेंड करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं ट्रंकेटेड चेक। नेक्स्ट वी हैव ई चेक। ई चेक यानी इलेक्ट्रॉनिक चेक, जिसमें आपका सेम है कि आपको एक यूज़र बैंक जो है यूज़र नेम और पासवर्ड देगा, जिसके थ्रू आप लॉगिन करके आपकी एक चेक की फ़ोटो इमेज क्रिएट हो जाएगी जो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी जैसे आपका एक पेपर चेक होता है। जैसा आपका पेपर चेक होता है बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो आपका आएगा, जिसमें सेम चीज़ें पे, आप उस पर कर्सर के थ्रू क्लिक करोगे, उसके अंदर आप नाम लिखोगे उस पर्सन का जिसको आप पे करना चाहते हो, अमाउंट लिखोगे, बाकी सारी चीज़ें डेट मेंशन करोगे, हो जाएगी। अब बाकी इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है साइन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चेक है, आप मैन्युअली हाथ से साइन नहीं कर सकते। उसके लिए यूज़ किया जाएगा डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर वही, आप अपना एक सिग्नेचर करके बैंक को दोगे, बैंक उसका डिजिटल सिग्नेचर रेडी करवाएगी सॉफ्ट कॉपी में, आपको इनक्रप्ट करके सिक्योर करके आपको देगी। आप उसे अपने लैपटॉप में सेव करोगे और जब भी आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक चेक में साइन करने होंगे तो जहाँ पे भी आपने सेव करेंगे, सपोज़ आपने अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पर सेव कर रखा है, तो जहाँ पे साइन करना होगा आपने देखा होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे, सीधा डेस्कटॉप का आ जाएगा, वहाँ से आप उसको सेलेक्ट करोगे और सीधे आपके जो डिजिटल सिग्नेचर है वहाँ पर हो जाएंगे। तो बेसिकली सबसे सिक्योर फॉर्म ये है कि हम पेपर भी सेव कर रहे हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चेक जो है वो जिस पर्सन को पेमेंट करनी है उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ये थे आपके, और इसके बाद आप तो नेट बैंकिंग आ गया है जिसमें हम डायरेक्टली पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे हम जिस पर्सन को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सेम अकाउंट हो, उसका सेम बैंक में अकाउंट हो या फिर किसी दूसरे बैंक में अकाउंट हो। नेट बैंकिंग फैसिलिटी भी अब अवेलेबल है। ये थे हमारे बेसिकली 5 टाइप के चेक। बियरर चेक यानी जिसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें हम किसको पे करें उसका नाम मेंशन नहीं होता। फिर आया आपका ऑर्डर चेक जिसमें अमाउंट नेम जो है वो मेंशन होती है। क्रॉस चेक, इन दोनों के जो रिस्क था कि कहीं गलत हाथों में अमाउंट ना ट्रांसफ़र हो जाए, उसे कम करने के लिए आपने क्रॉस चेक यूज़ किया। ट्रंकेटेड चेक, जब हम टाइम सेव करने की कोशिश करते हैं, जब 2-4 दिन लगते हैं चेक को क्लियर होने में, अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में, तो उसकी जगह हम सोचते हैं कि हम स्कैन इमेज का यूज़ करेंगे, टाइम सेव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी इनोवेशन थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब हम जब क्रॉस चेक की बात कर रहे हैं तो क्रॉस चेक में हमारी 2 टाइप की क्रॉसिंग होती हैं, जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। और ये क्रॉसिंग कौन कर सकता है? सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्रॉस कौन करेगा चेक को,
तो सबसे पहले है ड्रॉयर। ड्रॉयर यानी जिसने चेक बनाया था वो है क्रॉस कर सकता है। अगर उसने नहीं किया तो होल्डर। होल्डर यानी किसको आपने चेक ट्रांसफ़र किया है। ए आपका ड्रॉयर था, वो कर सकता है क्रॉस। बी जिसको पेमेंट करनी थी या जिसको पेमेंट रिसीव करनी थी, होल्डर भी वही पर्सन है, आपने उसको चेक दिया, वो भी क्रॉस कर सकता है। अगर उसने भी क्रॉस नहीं किया तो बैंक के पास भी ये राइट है कि वो भी उसको क्रॉस कर सकता है इन केस उसको कोई डाउट है, कोई उसको फ्रॉड जैसी एक्टिविटी लग रही है, तो उस केस में वो भी उसको कैंसिल क्रॉस कर सकता है। सो वी हैव थ्री, जो ड्रॉयर कर सकता है, होल्डर कर सकता है और बैंक कर सकता है। अब क्रॉसिंग कितने टाइप की हैं? दो टाइप की क्रॉसिंग है, जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब बेसिकली ये है कि पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू होगी, चेक जो है वो बैंक के थ्रू आएगा और बैंक में ये अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी। तो जनरल का मतलब आता है एनी बैंकर, कोई भी बैंक। सपोज इस केस में हम कह रहे थे कि इसमें पीएनबी था, ये पीएनबी बैंक जो है वो एसबीआई को चेक देता है। बैंक एसबीआई बैंक पीएनबी के थ्रू एसबीआई को जो है वो चेक ट्रांसफ़र होता है। तो जब कोई भी स्पेसिफिक कोई बैंक नहीं है, किसी बैंक के थ्रू आप चेक दे सकते हो, वो आ गया आपका जनरल क्रॉसिंग में। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक बैंक। जब आप क्रॉस तो कर रहे हो, साथ में उस क्रॉसिंग के बीच में आप किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम भी लिख रहे हो, तो जो चेक जो है वो उसी बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, या फिर उस बैंक का कोई एजेंट है, एजेंट के थ्रू वो चेक जो है आगे आपके बैंक को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये है आपका जनरल और स्पेशल। जनरल यानी किसी बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है और स्पेशल यानी किसी पर्टिकुलर बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हमारा बाउंसिंग ऑफ चेक। बाउंसिंग यानी डिसऑनर्ड। कब? जब बैंक चेक को रिटर्न कर देता है क्योंकि सफिशिएंट बैलेंस जो है वो ड्रॉयर के बैंक में नहीं होता और वो अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर पाया। मीन जब बैंक ने जो है चेक बाउंस कर दिया, चेक वापस कर दिया क्योंकि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है और आपने 12,000 का चेक ड्रॉ किया है, उस सिचुएशन में बैंक जो है वो आपका पैसा, आपका जो चेक है वो वापस दे देगा, बाउंस हो जाएगा आपका चेक। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है इंडिया में और इसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डिफाइन कर रखे हैं। 138 से लेकर 142 तक सारी चीज़ें इसमें जो प्रोविजंस हैं वो एक्सप्लेन हो रखे हैं। अगर ऐसा सिचुएशन होती है और बैंक जो है वो चेक को बाउंस कर दे तो क्या होगा? क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है तो आपको इसके लिए पनिश किया जा सकता है 1 ईयर के लिए और आपको फाइन भी लगेगा। फाइन जो है वो मैक्सिमम लगेगा, जो अमाउंट है चेक की उसका डबल, और दोनों चीज़ें भी हो सकती है, सज़ा भी हो और फाइन भी हो। लेकिन इसे प्रूव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो पूरी होनी ज़रूरी है, तभी हम इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस मानेंगे और उसके लिए पर्सन को सज़ा दी जाएगी। कुछ कंडीशंस हैं जैसे ड्रॉन फॉर डिस्चार्ज ऑफ करंट लाइबिलिटी। जो ड्रॉयर है उसने वो चेक दिया हो अपनी प्रेजेंट और करंट लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी पीरियड। चेक जो है वो विद इन वैलिडिटी पीरियड जो है वो बैंक को प्रेजेंट किया गया, यानी 3 मंथ। जैसे मैंने बताया कि एक चेक की जो टाइम पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है, उसके बाद आप वो चेक जो है वो किसी काम का नहीं है। तो जो डेट आपकी चेक में लिखी है उस डेट से 3 महीने तक आप कभी भी बैंक को वो चेक प्रेजेंट कर सकते हो। रिटर्न ड्यू टू अनसफिशिएंट अमाउंट, बैंक में अमाउंट जो है वो कम है। फैक्ट्स ऑफ डिसऑनर इन्फॉर्म टू ड्रॉयर बाय नोटिस विद इन 30 डेज। बैंक ने इस जो डिसऑनर्ड हुआ है, जो बाउंस हुआ है चेक, उसकी इन्फॉर्मेशन ड्रॉयर को दे दी थी 30 दिन के अंदर अंदर। ड्रॉयर मस्ट फेल टू मेक पेमेंट विद इन 50 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। और जो ड्रॉयर है वो पेमेंट करने से वो फिर भी नहीं कर पाया, उसको इन्फॉर्म कर दिया गया था 30 डेज के अंदर अंदर और उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट करनी थी, जो वो नहीं कर पाए। अगर ये सारी कंडीशंस होती हैं तो ये ऑफेंस माना जाएगा और ड्रॉयर के अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग और एक्शन लेना है वो लिया जाएगा अंडर द सेक्शन 138 टू 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये थे आपके चेक। बेसिकली चेक होता क्या है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर, उसे हम एक तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, जिससे कि हम एक पर्सन पेमेंट करने के लिए यूज़ करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक। बाउंसिंग ऑफ चेक क्या होता है, किस कंडीशंस में होता है और कैसे क्या इसके प्रोविजंस होंगे।